ऐसा लिखेंगे तो एलजीआ वाला हाथ रख कैसे लिखेंगे? अच्छा, लाइव कर दिया। हो गया। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सुनील कुमार, रानू कुमार, विश्वजीत, कृष्ण, मीना, कुंदन सिंह, कुछ बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आई होप कि आप सभी को मेरी आवाज बहुत अच्छे से आ रही है, आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। एक कमेंट करके बताओ, फिर आज का रंगारंग कार्यक्रम हम करेंगे शुरू। मोहित कुशवाहा फ्रॉम मोतीहारी, ठीक है सुनील जी। शिवम, विजय, विपिन, रामपाल, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा, कल यार थोड़ा सा हमने कुछ न्यूमेरिकल वाला पार्ट ज्यादा चल रहा था। मैंने आपसे कहा भी था कि आप कल वाली जो वीडियो की उसे एक बार और देखना है ना। कल हमने स्नेल्स लॉ से क्वेश्चन किए थे, तो क्या आपने दोबारा से देखी थी क्लास? ये स्नेल्स लॉ को हमने यूज करके कई क्वेश्चन क्लास में किए। तो मुझे एक बार बताओ कि दोबारा देखने के बाद कल की क्लास क्लियर हुई कि नहीं है, अभी भी कंफ्यूजन बचा हुआ है ना? उसके हिसाब से फिर हम आगे बढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, तसल्ली से पढ़ेंगे आज की क्लास को हम। शिवम कह रहे हैं जय भीम, जय भीम भाई। अजय चौहान कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। हिमांशु यादव, सुजिता, आशु कुमार, राम राम जी, राम राम। चलो, तो हमारे पास में ये जो भी आप ग्रीटिंग भेज रहे हैं, आपके हिसाब से सब आपको प्राप्त हो जाए, जिसने जो भी लिख रहा है। अब आप आते हैं काम की बात में ना, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करेंगे बंद। तो देखो, कई बार क्या होता है, हम पहली बार पढ़ रहे होते हैं और ये हम बहुत दिन हो चुके हो हमें साइंस पढ़ते हुए, तो टीचर को तो लग रहा होता है कि बहुत इजी आसान बातें हैं, जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चों ने आसान लग रहा होता है कि सर क्यों पता नहीं बार बार बता रहे हैं। लेकिन जिनका बैकग्राउंड नहीं है, जिन्होंने पहले उतनी मेहनत नहीं किया, जिन्होंने बहुत साल हो गए साइंस पढ़े हुए, तो उन्हें कई बार ये फॉर्मूले में दो चीजें रखकर तीसरी चीज निकालने में भी समस्या आ जाती है। तो उनसे यही है कि आप आराम से इस क्लास को एक बार और आपने देखी हो, है ना? तो अगर आपको क्लियर होगी तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आज की क्लास जो है, मैं एक क्वेश्चन के साथ शुरू करूंगा। यहां पे हमारे सामने क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे। इसने कहा है विच ऑफ दीज ट्रेवल्स इन ग्लास विद मिनिमम वेलोसिटी। निम्न में से कौन सा कांच में न्यूनतम वेग के साथ यात्रा करता है? यानी ये कहना चाह रहा है कि हम ग्लास ले, कांच की एक प्लेट ले लें, उस प्लेट में लाल रंग का प्रकाश है, बैंगनी रंग का प्रकाश छोड़ दें, हरे रंग का और पीले रंग का। इनमें से सबसे धीरे, सबसे कम वेग के साथ कौन सा यात्रा करेगा, ये पूछ रहा है आपसे। और हम क्लास में इनकी बात करने वाले हैं। एक बच्चे क्या लिख रहा है, सर काशी की मसान होली है। प्रणाम सर, प्रणाम भैया, प्रणाम। एक बच्चा कह रहा है, सिद्धार्थ साहू कह रहे हैं नहीं आता, आपसे पढ़कर बिल्कुल समझ। ये कौन बच्चा है? पहली बार हमने जीवन में ऐसा कमेंट पढ़ा है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो मेरे से पढ़ के अगर फिजिक्स नहीं पढ़ पाए, मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर रहा हूं बेटा, फिर उसे कभी आएगा भी नहीं। इससे लो लेवल पर, इससे आसान, क्योंकि हम कोई फिजिक्स पढ़ ही नहीं रहे सही मायने में, हम तो 10th लेवल तक का जो आसपास का साइंस है वो पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मामला ज्यादा ही गड़बड़ है आपका ना। तो आप जबरदस्ती तैयारी कर रहे हैं, कुछ संभावना है नहीं कुछ इंप्रूवमेंट होने की। खैर, बाकी जैसा आपको बढ़िया लगे। यहां देखो, कोई एक बच्चा डिसाइड नहीं करेगा, है ना? हजारों बच्चे पढ़ते हैं सुबह शाम तक। यहां पे एक चीज देखेंगे, इसमें लिखा है इनमें से कौन सा कांच में न्यूनतम वेग के साथ यात्रा करता है। देखो, अगर बेटा मैं बात करूं वैक्यूम के निर्वात की, तो वैक्यूम शब्द का हम जिक्र कई बार कर चुके हैं। तो वैक्यूम निर्वात का मतलब ये होता है कि बिल्कुल खाली जगह, जैसे अंतरिक्ष में, तो वो जगह जो बिल्कुल खाली है, जहां पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अगर वैक्यूम पेपर में आ जाए तो बेटा वैक्यूम में सभी कलर सेम स्पीड से भागते हैं। वैक्यूम में जो स्पीड होगी लाल रंग की, वही बैंगनी की, वही हरे की, वही पीले की। लेकिन अगर वो वैक्यूम ना कहकर, पेपर में निर्वात न कहकर किसी माध्यम का जिक्र करे, जैसे कांच का, पानी का, डायमंड का, तो किसी भी मीडियम में सबसे जो तेज भागता है वो लाल रंग चलता है, सबसे धीरे चलता है बैंगनी। अभी इसके बारे में कुछ बात करेंगे हम क्लास में। तो सबसे पहले आप यहां पर लिख लेंगे, पहले इस पूरे को लिखो, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लिखेंगे इन वैक्यूम, इन वैक्यूम all colors travel, in vacuum all colors travel with the same speed, with the same speed, while in a given medium, while in a given medium
रेड कलर इज फास्टेस्ट ऐसा लिख लो, बट इन ए गिवन मीडियम, रेड कलर इज फास्टेस्ट while violet color is slowest। हिंदी में लिखेंगे, निर्वात में सभी रंग समान चाल से चलते हैं। निर्वात में सभी रंग समान चाल से चलते हैं। निर्वात में सभी रंग समान चाल से चलते हैं, किंतु किसी दिए गए माध्यम में लाल रंग सबसे तेज, जबकि बैंगनी धीरे चलता है। तो निर्वात में सभी रंग समान चाल से चलते हैं, किंतु किसी दिए गए माध्यम में लाल रंग सबसे तेज, जबकि बैंगनी धीरे चलता है। जब मैं दिए गए माध्यम की बात कर रहा हूं, दिए गए माध्यम का मतलब यह है कि हम बात कर रहे हैं यहां पर कि दिए गए माध्यम में से कांच हो सकता है, पानी हो सकता है, डायमंड हो सकता है। तो कोई मीडियम की बात करेगा तो लाल तेज है, बैंगनी धीरे है, और वो वैक्यूम की बात करेगा तो सारे सारे सही है। ठीक है, अब देखो, ये भाई मत लिखा करो ना, एक बच्चा कह रहा है क्लास टाइमिंग चेंज कर दो, है ना, तो ऐसे संभव नहीं है ना, क्योंकि आप कोई अकेले नहीं पढ़ रहे ना भाई, बहुत बच्चे हैं, तो सब ऐसे हम चेंज कैसे कर सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर, क्लास टाइमिंग को चेंज करने का जिक्र कोई बच्चा ना करे ना, ये संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, मैं कोई टाइमिंग और चेंज कर दूं तो उसमें किसी और को समस्या आएगी, फिर किसी और को आएगी। ठीक है, अच्छा, मैं आप एक देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब चलो भाई कमेंट बाजी बंद करो, यहां देखेंगे, ये बेटा हमारे पास मान लो कि ग्लास की कांच की प्लेट है ये, ठीक है, ये ग्लास की प्लेट है, कांच की प्लेट। बेटा इसी कांच की प्लेट के अंदर अगर मैं दो कलर भेज देता हूं, एक कलर मैंने ये भेजा लाल रंग और एक मैंने भेजा बैंगनी, ये रेड है और ये मेरे पास है वायलेट बैंगनी। तो मैंने कहा कि इस कांच की प्लेट में लाल रंग तेज जाएगा, देखो आगे तक निकल गया, और बैंगनी चलेगा धीरे, यहां पे ही रह गया। तो ऐसा क्यों है बेटा, जब किसी मीडियम में लाइट चलती है, बड़े ध्यान से बात को समझना, जब किसी एक ही मीडियम में कांच ही है, इसी कांच के मीडियम में लाल रंग जा रहा है और इसी के अंदर जा रहा है बैंगनी, तो यही कांच जब इसके अंदर लाल रंग घुसेगा ना, तो यही कांच लाल रंग के लिए एक विरल माध्यम की तरह काम करता है। यानी कांच के अंदर जब लाल रंग जाएगा तो ये कांच जो है विरल माध्यम की तरह काम करेगा और लाल रंग इसके अंदर तेजी से भागेगा, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि विरल माध्यम में, रेयर मीडियम में प्रकाश की चाल बढ़ जाती है। लेकिन जब इसी कांच के अंदर बैंगनी रंग जाएगा, वायलेट कलर जाएगा, तो ये डेंसर मीडियम की तरह, सघन माध्यम की तरह काम करेगा, तो इसलिए इसकी स्पीड कम हो जाएगी। यानी किसी मीडियम को हमने पढ़ा था क्लास में कि रेफ्रेक्टिव इंडेक्स जो अपवर्तनांक है, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि आपने कौन सा मीडियम लिया। भाई रेफ्रेक्टिव इंडेक्स जो है, अपवर्तनांक जो है, लाल जो है कांच के लिए अलग है, पानी के लिए अलग है, हवा के लिए अलग है, तो अलग अलग मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक तो अलग अलग है। लेकिन रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक इस बात पे भी डिपेंड करता है कि कांच में भी लाल रंग जा रहा है कि नीला रंग जा रहा है कि पीला रंग जा रहा है। इसी कांच के अंदर जब लाल रंग घुसेगा तो लाल रंग के लिए कांच विरल माध्यम की तरह काम करेगा, रेयर मीडियम की तरह काम करेगा, इसलिए लाल रंग इसके अंदर तेज भागेगा। यही कांच बैंगनी के लिए सघन हो जाएगा, डेंसर हो जाएगा, इसलिए बैंगनी इसके अंदर धीरे चलता है। यानी अगर पेपर में पूछ ले आपसे कि किसी माध्यम का जो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो किस रंग की लाइट के लिए ज्यादा होता है, तो किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक को लिखते हैं एन से, वायलेट कलर के लिए रेफ्रेक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का ज्यादा होता है। अगर इसी कांच का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स बैंगनी रंग के लिए ज्यादा है तो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा, यानी कि बैंगनी के लिए सघन बन गया, तो बैंगनी की स्पीड कम आएगी। लेकिन यही कांच का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, इसी कांच का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स लाल रंग के लिए कम आता है। यानी कि रेफ्रेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, कि रेफ्रेक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक की वैल्यू केवल और केवल मीडियम पे डिपेंड नहीं करती,
कि मीडियम कौन सा है, वो मीडियम पानी है कि कांच है कि डायमंड है कि हवा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू इस बात पे भी डिपेंड करती है कि कौन सा रंग उसके अंदर से गुजर रहा है। पानी है, उसी पानी में लाल रंग गुजरेगा तो पानी का अपवर्तनांक लाल रंग के लिए कम आएगा, और उसी पानी में बैंगनी रंग गुजरेगा तो बैंगनी के लिए ज्यादा आएगा। तो किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके लाइट के कलर पे भी डिपेंड करता है। ये बात कोची साहब ने बताई। कोची का फॉर्मूला है, अगर आपने किसी ने बीएससी में पढ़ा हो तो जैसे कोची साहब ने बताया कि एक ही मीडियम में लाल रंग जाएगा तो लाल रंग के लिए मीडियम क्या हो जाएगा, विरल, रेरर। लाल रंग के लिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, और उसी मीडियम से जब बैंगनी रंग गुजरेगा तो बैंगनी रंग के लिए क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक ज्यादा होगा। और जिस मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा यानी कि वो उसके लिए सघन माध्यम बन गया, वो धीरे चलेगा, और जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसके लिए मीडियम विरल बन गया, वो तेज भागेगा। आप ऐसा समझो इसे, जैसे कि मान लो कि कोई व्यक्ति अपने ऑफिस में बैठा हुआ है, वही व्यक्ति है अपने ऑफिस में कुछ काम कर रहा था, कोई बेरोजगार व्यक्ति आया और सीधे उसके ऑफिस में पहुंच गया। उसने, हाँ भाई क्या बात है कि सर आपके यहाँ कोई नौकरी खाली है क्या, मुझे नौकरी चाहिए थी, बड़ी जरूरत है। वो तुरंत क्या करेगा, अरे सिक्योरिटी बाहर, इधर आओ, बाहर निकालो इसे, ये कैसे ऑफिस में घुस गया है। उसका एटीट्यूड देखना तुरंत बदल जाएगा, बाहर निकालो इसे, पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं, घुस जाते हैं, कोई जॉब नहीं आया, चलो, ऐसे करेगा। वही व्यक्ति अब अगला दिन है, अपने ऑफिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, मान लो कोई मंत्री जी आ जाए, जैसे उसके ऑफिस में घुसेंगे, अरे मंत्री जी आप कैसे, हमें, अरे घर पे हम ही बुला लेते, भाई साहब आदेश कर देते, हम तो आपके सामने पहुंच जाते। वही व्यक्ति देख रहे हो, वो काम कल भी कर रहा था, आज भी कर रहा था, उसके सामने एक बेरोजगार व्यक्ति आ रहा था, उसका एटीट्यूड कुछ हो रहा है बात करने का, और मंत्री जी आ गए तो सीट छोड़ के खड़ा हो गया, कह रहा जी आप ही बुला लेते मुझे, हम तो आपकी सेवा में हमेशा तत्पर हैं। तो ऐसे ही कोई भी मीडियम जो होता है उसके अंदर से कौन सा कलर जा रहा है, उसके अंदर से कौन सा रंग गुजर रहा है, उसके आधार पर वो मीडियम सघन या विरल भी बन जाता है। तो यही कांच जब लाल रंग इसके अंदर से गुजरेगा तो ये कांच एक विरल माध्यम की तरह काम करेगा। लाल रंग के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, बैंगनी के लिए होता ज्यादा। अब आप सोचो कि कोई भी मीडियम में अगर लाल रंग क्यों तेज चलता है, क्योंकि लाल रंग के लिए मीडियम का अपवर्तनांक कम होता है, लाल रंग के लिए मीडियम विरल बन जाता है, तो इसलिए लाल रंग तेज चलता है। और बैंगनी के लिए जो अपवर्तनांक है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वो ज्यादा होता है, इसलिए बैंगनी धीरे चलता है। तो आप चाहो तो डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं कि किसी मीडियम में लाल रंग सबसे तेज चलता है, बैंगनी चलता है धीरे। वजह यह है क्योंकि लाल रंग के लिए माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम होता है और बैंगनी रंग के लिए माध्यम का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक क्वेश्चन आप चाहो तो ये कर सकते हैं डायरेक्ट। ये शायद आपके जो कल की पीडीएफ में क्वेश्चन शायद अनसोल्ड भी दिख रहा हो आपको। एक क्वेश्चन शायद ये रहा होगा इसी वाली, हाँ जैसे ये क्वेश्चन है, ये करना ट्राई। टेक्नीशियन ग्रेड 3 की साइंस का सिलेबस उन्होंने लिखा है कि 10th क्लास तक की साइंस आएगी, ये लिखा है उन्होंने, है ना। तो 10th क्लास तक की साइंस आएगी, तो 10th क्लास तक की साइंस आपको पूरी पढ़नी है। उसमें आप पहले कोशिश करेंगे 10th क्लास तक के ग्रेड 3 वाले बच्चे 10th क्लास तक की साइंस के लिए सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर उनका ऑप्टिक्स है 10th क्लास के लिए, एक फिर है इलेक्ट्रिसिटी, एक मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिज्म, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ग्रेड 3 के लिए। इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, ये तीनों 10th क्लास में पढ़ाए जाते हैं। फिर उसके बाद फिर जो 9th क्लास के जो टॉपिक आते हैं जैसे वर्क, पावर, एनर्जी, ग्रेविटी वाला चैप्टर है ना, मोशन, न्यूटन के नियम, ये सारे चैप्टर, तो ये सारे के सारे हम क्लास में पढ़ेंगे 1 by 1, क्यों टेंशन ले रहे हो, ठीक है। जो एएलपी वाले बच्चे हैं उनके में जो सीबीटी 1 है, तो सीबीटी 1 में तो सेम वही सिलेबस है सारे का सारा जो आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 में है। सीबीटी 2 में कुछ टॉपिक कम है, तो वो आपके नोटिफिकेशन में लिखे हुए हैं। अब यहां पे उसने लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल इज ग्रेटेस्ट, तो किसी पदार्थ का अपवर्तनांक सबसे अधिक किसके लिए होता है, तो बेटा किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है बैंगनी रंग के लिए। बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक ज्यादा होता है, बैंगनी रंग के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, इसलिए बैंगनी रंग की जो स्पीड है सबसे कम आती है, इसलिए बैंगनी रंग स्लो चलता है। लाल रंग के लिए किसी माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, इसलिए लाल रंग सबसे फास्ट चलता है किसी मीडियम में, ठीक है। तो इसका आंसर बनेगा सी ऑप्शन। तो यानी कि दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा रंग तेज चलता है, लाल रंग, और कौन सा रंग धीरे चलता है, बैंगनी। ये भी पूछ सकता है किसके लिए अपवर्तनांक ज्यादा होता है, तो बैंगनी रंग के लिए, और किस रंग के लिए माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है, लाल रंग के लिए, ठीक है। आगे बात समझ में। अब यहां पर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे और पूछ रहा हूं। क्वेश्चन है हमारा, द वैल्यू ऑफ
द वैल्यू ऑफ रेफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन, अपवर्तनांक का मान निर्भर करता है, अपवर्तनांक का मान निर्भर करता है, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स की बेटा वैल्यू डिपेंड करती है। एक ऑप्शन दिया उसने, डिपेंड्स ऑन मटेरियल, पदार्थ पर। एक लिखा उसने बेटा कलर ऑफ लाइट, प्रकाश के रंग पर, प्रकाश के रंग पर। एक लिखा उसने टेम्परेचर, तापमान पर, टेम्परेचर तापमान। एक लिखा उसने ऑल ऑफ अबव, सभी पर। तो क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए कि अपवर्तनांक का मान किस बात पर निर्भर करता है, अपवर्तनांक का मान किस बात पर निर्भर करता है, तो आप कहेंगे सर अपवर्तनांक का मान निर्भर करता है, बहुत सारे बच्चे तो केवल लिख के आ जाएंगे मटेरियल मीडियम। मटेरियल यानी कि कांच के लिए अलग, डायमंड के लिए अलग, उसके लिए अलग। अभी मैंने बताया कि रेफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू इस बात पे भी डिपेंड करती है कि लाइट का कलर कैसा है। लाल रंग के लिए रेफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, बैंगनी के लिए होता है ज्यादा। राहुल निषाद खाली मीडियम नहीं, अपवर्तनांक का मान इस बात पर डिपेंड करते हैं कि मटेरियल कौन सा लिया आपने, वो इस बात पर भी डिपेंड करता है कि कौन से कलर की लाइट पास कर रही है। वो इवन टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। यहां ध्यान समझना, ये काम आएगा टेम्परेचर वाला आगे चल के, एक चीज को एक्सप्लेन करने में। बताने के बाद ही बहुत सारे बच्चे ए लिख रहे हैं। अरे कम से कम आपको इतना सोचना था कि रेफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू मटेरियल पर तो डिपेंड करती है, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग हमने पढ़ रखा ना, अलग अलग के लिए कि कांच के लिए 1.5, डायमंड के लिए 2.42, पानी के लिए 1.33, केरोसिन के लिए 1.44, आइस के लिए 1.31। तो मटेरियल वाला तो हमने पढ़ रखा है। और कलर ऑफ लाइट तो अभी 5 मिनट पहले ही बताया कि अलग अलग कलर के लिए अलग अलग, यानी कि दोनों आंसर है। तो अगर आपको टेम्परेचर नहीं पता तो ऑल ऑफ अबव पे तो आप तब भी टिक लगा सकते हैं कि भाई ये दोनों तो है ही। अब वो टेम्परेचर पे कैसे भाई, अगर आपके पास में बेटा एयर है, हवा, अब वो हवा भी ठंडी है कि गर्म है, तो दोनों का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग आता है। तो जो गर्म हवाएं होती हैं वो एक विरल माध्यम, एक रेयर मीडियम की तरह काम करती हैं गर्म हवाएं, और ठंडी करती हैं डेंसर मीडियम की तरह काम। तो टेम्परेचर भी इंपोर्टेंट है। तो यहां पे लिख लेंगे, ये आगे काम आएगा हमें मिराज समझने में। टेम्परेचर, तापमान के बढ़ने पर रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक का मान घटता है। तो जो गर्म हवाएं हैं उनका अपवर्तनांक कम है, वो विरल माध्यम की तरह काम करती हैं, रेयर। भाई रेफ्रैक्टिव इंडेक्स कम कम होता है विरल माध्यम। तो तापमान बढ़ने पर अपवर्तनांक माध्यम का घटेगा। यानी मान लो कि मेरे पास एयर है, हवाएं हैं, अगर उस हवा का टेम्परेचर पहले से ज्यादा हो जाए, वो गर्म हो जाए, तो उसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक कम हो जाएगा, वो पहले से विरल माध्यम की तरह काम करने लगेगी। तो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू किस बात पर डिपेंड कर रही होती है, एक तो इस बात पे कि आपने कौन सा मटेरियल लिया, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू इस बात पे भी डिपेंड कर रही होती है कि उससे कौन सा कलर पास कर रहा है, कौन सा रंग गुजर रहा है। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू इस बात पे भी डिपेंड कर रही होती है कि टेम्परेचर जो है, तापमान जो है वो कितना है। एक बच्चा कह रहा है कि सर जी ये बताओ डिपेंड किस पर नहीं करता, जैसे कि मास पर। आप चाहे 1 लीटर पानी लो, चाहे 500 लीटर पानी लो, तो पानी है तो उसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होगा, है ना। हाँ, कलर वैक्यूम में सब मीडियम की स्पीड सेम, तो सबके लिए आप ये कह सकते हैं कि चाहे कोई सा भी कलर हो, वैक्यूम में सबके लिए रेफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम। बिल्कुल सही लिखा राहुल निषाद ने। भाई किस पर डिपेंड नहीं करता, मधीर समझ में आया। भाई मान लो पेपर में कह दे कि एक बर्तन में 5 लीटर पानी है, एक में 500 लीटर पानी है, तो किस पानी का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, वो इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा पानी कितना कम है कि ज्यादा। पानी है, बस वो इंपॉर्टेंट है कि मीडियम कौन सा लिया। अब उस पानी के अंदर कौन से कलर की लाइट जा रही है वो इंपॉर्टेंट है, और उस पानी का टेम्परेचर कितना है। ठीक है, तो ये तीनों बातें ध्यान रखेंगे। वैसे पेपर में क्वेश्चन आता ना वो, तो फोर्थ ऑप्शन में कुछ और लिख देता है वो, ऐसे फिर एक लिख देगा कि तीनों ऐसे कुछ करके, ये एक में लिख देता है ओनली मटेरियल। तो बहुत सारे बच्चे केवल ओनली मटेरियल पट्टी लगा के आ जाते हैं, इनका आंसर बनेगा डी ऑप्शन। ठीक, तो अब हमारी क्लास आज में अगर आप अभी तक हम समझे, 3 बातें हमने पढ़ाई और तीनों की तीनों ही काम की है। आपके पेपर में ये क्वेश्चन भी आ रखा है कि किस रंग की स्पीड ज्यादा होती है, लाल रंग की। आपके यहां ये भी क्वेश्चन आ रखा है कि किस रंग का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक कम होता है,
लाल रंग के लिए मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स कम होता है, और रेफ्रेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू किस किस बात पर डिपेंड करती है ये भी आ रखा है। तो तीनों के तीनों हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने। अब बढ़ेंगे हम आगे, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ेंगे। कलर ऑफ लाइट का मतलब ही राकेश कुमार फ्रीक्वेंसी आवृत्ति है, ठीक है। अब यहां देखना, अगर मैं आपसे एक बात बोलूं कि मेरे पास में एक ये बाल्टी है और इसके अंदर बेटा ये कुछ पानी भरा हुआ है, ठीक है। ठीक, अगर ये बाल्टी का पहले बिल्कुल खाली देखो, बिल्कुल खाली, अगर मैं भी आपके लिए थोड़ा सा और आसान कर दूं, अगर इस बाल्टी को बिल्कुल खाली ले लूं, बिल्कुल खाली। अब अपने घर में अभी क्लास खत्म होने के बाद में बाथरूम में जाना और एक खाली बाल्टी लेना, खाली बाल्टी, और इस खाली बाल्टी को झांक कर देखना, झांक कर, तो आपको से कुछ गहराई लगेगी। भाई गहराई कैसे पता चलेगी बाल्टी की? इसकी तली और ऊपर वाला हिस्सा एक साथ देखना, तो आपको बाल्टी की गहराई का एक आइडिया हो जाएगा दिमाग में कि ये बाल्टी इतनी गहरी है। भाई गांव में हम क्या करते थे, कुएं को देखते थे, कुएं की गहराई का अंदाजा कब होता था? जब कुएं की हमें तली दिख जाती थी, वो बहुत गहराई में है, बहुत गहरा कुआं है। अगर मैं इसके अंदर एक काम करूं, अब मैं इसके अंदर बेटा पानी भरना शुरू कर दूं, पानी, तो मैं जैसे पानी भरना शुरू करूंगा इस बाल्टी के अंदर, और अब मैं इसे दोबारा से देखूंगा, तो मुझे ये बाल्टी पहले से कम गहरी लगेगी। अगर पानी से भरी कोई बाल्टी हो, पानी से भरे कोई बीकर हो, पानी की कोई टंकी हो, या जो खेत में जो जिसमें पानी गिरता है ना, ट्यूबवेल से हुद्दी कहते हैं हमारे यहां से, वो चाहे हुद्दी हो, अगर वो पानी से भरी हुई है तो खाली के मुकाबले कम गहरी लगती है। तो पानी से भरी बाल्टी, पानी से भरा बीकर, पानी का स्विमिंग पूल, पानी की कोई टंकी हमें कम गहरी क्यों लगती है? उसकी वजह यह है कि जब इस पानी की बाल्टी की तली देखेंगे ना, अगर ये पानी से भरी हुई है और आप मान लो कि इस पानी की बाल्टी की तली देख रहे हैं, बेटा क्या होगा, ये जो पानी की बाल्टी की जो तली है ये आपको यहां पर नहीं दिखेगी, ये थोड़ी सी आपको उठी हुई दिखेगी, यहां पर कुछ ऐसे, यहां पर। अब सोचो भाई, पहले तली आपको यहां दिख रही थी और ये सरफेस जो फ्री सरफेस है वो यहां पर है, तो पहले तो आपको गहराई इतनी लग रही थी, ये मैं इसे कह रहा हूं एक्चुअल गहराई, डी है एक्चुअल गहराई। लेकिन तली आपको यहां की जगह यहां लगे, अब तो गहराई केवल आपको इतनी ही महसूस होगी। इसे हम कहते हैं आभासी गहराई, इसे मैं लिख रहा हूं डी डैश से, तो ये मेरी आभासी गहराई है। अब ये डी को मैं लिख रहा हूं एक्चुअल गहराई या रियल डेप्थ, एक्चुअल या रियल डेप्थ, वास्तविक गहराई, और डी डैश क्या है? आभासी, जो आपको आभास होगी। और एपरेंट जो होगी ना, जो आभासी गहराई होगी, ध्यान रखना कम आएगी। एपरेंट डेप्थ ये आभासी गहराई है जो कम लगेगी। ठीक, अब ये जो गहराई जो है ये हमें कम क्यों लगेगी, अब इसकी तरफ समझने की हम कोशिश करते हैं। जैसे अभी के लिए अगर मैं फिलहाल के लिए हटा देता हूं, दोबारा बना लेंगे इसे, मैं साइड में यहां पे बना देता हूं, यहां से यहां तक है डी डैश आभासी गहराई। देखो बेटा, मान लो कि अगर आपको ये पानी की बाल्टी की जो गहराई है इसका पता करना है कि बाल्टी कितनी गहरी है, तो मैंने कहा कि उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, अगर आप मान लो आपको पता करना हो कि बाल्टी कितनी गहरी है, तो आपको इसकी तली देखनी पड़ेगी। अगर आप इसकी तली को देख लेंगे, अगर आप इसकी तली को देख लेंगे तो आपको तब तो गहराई का आइडिया होगा। अच्छा, कोई चीज हमें कब दिखती है? अगर किसी चीज से चलने वाली लाइट, किसी वस्तु से चलने वाला प्रकाश अगर हमारी आंख तक पहुंच जाए तो हमें वो चीज दिखने लगती है। अब किसी भी चीज को देखने के लिए हमें कम से कम 2 प्रकाश की किरणें चाहिए होती हैं। तो मान लो इस पॉइंट से 2 प्रकाश की किरणें चली, एक ही जा रही है प्रकाश की किरण, और एक मान लो कि प्रकाश की किरण ये जा रही है, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताना है यहाँ पे, भाई ये तो सीधी सीधी जा रही है, बिल्कुल सीधी। तो आपको मैंने बताया था कि अगर कोई प्रकाश की किरण जो है नॉर्मल के अलोंग जाए, अभिलंब के अनुदिश जाए, वो तो सीधी निकल जाती है ना, ये हमने कुछ पढ़ा था इस तरह की बात। लेकिन यहाँ पे देखना, ये जो प्रकाश की जो किरण जा रही है, ये जो तिरछी जा रही है, ये जा रही है सघन माध्यम से विरल माध्यम में। तो हमने क्लास के अंदर पढ़ रखा है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब नॉर्मल से दूर हट जाती है। ये बात हमने पढ़ी थी ना क्लास में, तो नॉर्मल अभिलंब से दूर हट जाएगी। अब यहाँ पे एक बात को समझना, ये इस पॉइंट से, इस तली से 2 प्रकाश की किरणें चली, ये जो बिल्कुल जा रही है सीधी सीधी, जो तिरछी नहीं जा रही है तो सीधी निकल जाएगी। अब ये जो प्रकाश की जो किरण है जो तिरछी जा रही है, ये जा रही है पानी से हवा में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में दूर हटेगी।
अब ये जो रे जा रही है ये वाली और ये तो कभी मिल ही नहीं पाएंगी आपस में, तो आप इन्हें पीछे की तरफ को बढ़ाओ, पीछे की तरफ। और जिस पॉइंट पर एक काम करते हैं, सब कुछ मैंने ज्यादा ही हटा दिया और अच्छा प्रैक्टिकल बनाने के लिए कि दूर हटेगी कुछ, मान लो ऐसे, ठीक। अब ये दोनों प्रकाशीय किरणें तो कभी आपस में मिलेंगी नहीं, तो जो दूर हटी है, अगर आप पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो जिस पॉइंट पे आपको मिलते हुए लगेगी, जहां पर ये दोनों रे आपको मिलती हुई लगेंगी, एक्चुअल में बेटा आपको इस पॉइंट की जो इमेज है ना, ये वाला जो पॉइंट है, ये इस पॉइंट की इमेज आपको यहां पर दिखाई देगी। ऐसे अगर आप इस वाले पॉइंट को देखेंगे तो इसकी इमेज यहां दिखाई देगी, इस वाले पॉइंट की इमेज यहां दिखेगी, यानी कि जो तली बिल्कुल नीचे थी वो तली एक्चुअल में आपको यहां दिखाई देगी, यहां पर। तो आपको जो इसकी जो गहराई लगेगी, वो गहराई आपको इतनी पूरी की पूरी ना महसूस होकर केवल इतनी लगेगी। यानी पानी से भरी जो बाल्टी है वो हमें कम गहरी क्यों दिख रही है, वो हमें कम गहरी दिख रही है प्रकाश के अपवर्तन, रिफ्रैक्शन की वजह से। अपवर्तन का मतलब क्या होता है, प्रकाश का माध्यम बदलना। भाई लाइट मीडियम बदल रही है ना, अंदर पानी था बाहर हवा थी, तो उस चक्कर में लाइट क्या करेगी, थोड़ा सा दूर की तरफ को बेंड कर गई। अब जब मैंने रेज को पीछे की तरफ को बढ़ाया तो मुझे इस पॉइंट पे रे मिलती हुई लगी, तो यानी इस वाले पॉइंट की इमेज मुझे यहां पर दिखाई देगी। तो अगर मैं ऐसे यहां पर कोई पानी के अंदर एक बाल्टी में एक सिक्का रख दूं तो सिक्का मुझे उठा हुआ दिखता है। पानी के अंदर मैं यहाँ पे कोई नींबू रख दूं, वो नींबू मुझे उठा हुआ दिखेगा, थोड़ा बड़ा भी दिखेगा। तो पेपर में एक क्वेश्चन आया कि पानी से भरी बाल्टी कम गहरी क्यों दिखती है, पानी से भरी बाल्टी में कोई सिक्का उठा हुआ क्यों दिखता है, पानी से भरी बाल्टी में कोई मछली जो है ऊपर की तरफ को क्यों दिखती है। इन सबका वजह है पानी का रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, यानी कि लाइट का मीडियम चेंज करना। अगर अंदर भी हवा होती, पानी ना होता, बाहर तो हवा है ही, तो लाइट सीधे चलती और सीधे आपकी आंख में पहुंचती, कोई बेंडिंग होती ना लाइट की। तो पानी से भरी कोई भी चीज आपको कम गहरी से दिखाई देती है, क्योंकि जहां से रे चली, जहां से प्रकाशित किरणें चली, वो रे आपको वहां पर नहीं लगेंगे। आपको तो एक्चुअल में लगेगा कि जो रे जो है वो इस वाले पॉइंट से निकल रही है। आपको जो इमेज है वो यहाँ की जगह यहां दिखाई देंगी। तो अब आपसे पेपर में क्या क्वेश्चन पूछेगा कि अगर एक बाल्टी 20 मीटर गहरी है, अगर वो पानी से भर लेंगे तो कितने मीटर गहरी लगेगी, तो 20 से कम लगेगी। 20 से कम वाला ऑप्शन आपको पकड़ना है, पर एग्जैक्ट कैसे निकालेंगे बताऊंगा आपको मैं। ये आपसे कह देगा अगर एक बाल्टी 16 मीटर गहरी लग रही है तो वास्तव में कितने मीटर गहरी रही होगी, तो वास्तविक गहराई आएगी हमेशा ज्यादा। तो यानी कि इस बार मेरा आंसर 16 से बड़ा आएगा। तो उसके लिए हमारे पास बड़ा आसान सा तरीका है करने का। आप इन क्वेश्चन को ऐसे करेंगे कि जब भी बेटा आपको आभासी गहराई पूछे तो आभासी गहराई हम कैसे निकालेंगे, एक्चुअल गहराई को आप क्या करेंगे, जिस भी लिक्विड से बाल्टी भरी हुई है उसके रेफ्रेक्टिव इंडेक्स से अपवर्तनांक से भाग कर देंगे। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, आभासी गहराई है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है डी डैश, और डी क्या है, एक्चुअल गहराई, और ये क्या है, जिससे आपने भरा उसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लूइड, जिससे भी आपने भर रखा है द्रव का अपवर्तनांक, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लूइड, ये द्रव का अपवर्तनांक है जिससे भी आपने बाल्टी भर रखी है। अभी 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो आप समझ जाओगे मैं बताना क्या चाह रहा हूं, यहां देखना बड़े ध्यान से। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि एक बात आप यहां पे और समझेंगे, अगर मेरे से कोई कह दे कि ये बाल्टी जो है बेटा 21 मीटर गहरी थी मान लो, ठीक है, और ये मुझे लग रही है 18 मीटर गहरी, यानी अगर कोई आपसे कहे कि तली जो है वो कितना ऊपर शिफ्ट हो गई, ये जो वर्टिकल शिफ्ट है वो कितना हुआ, भाई एक्चुअल में तो 21 मीटर गहरी है और ये बाल्टी मुझे लग 18 मीटर गहरी रही है, इसके यानी कि तली कितना ऊपर शिफ्ट कर गई, 3 मीटर शिफ्ट कर गई। तो यानी कि जो यहां पर सिक्का था और ये सिक्का मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है, तो यहां से यहां पे इसका जो ये जो ऊपर की तरफ को उठा, तो इसे हम कहते हैं वर्टिकल शिफ्ट, इसे हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर विस्थापन, ये मेरा है वर्टिकल शिफ्ट। तो वर्टिकल जब शिफ्ट पूछेगा तो वो कैसे निकालेंगे, अभी हम इसे 3-4 क्वेश्चन करेंगे, आप समझ जाओगे। तो वर्टिकल शिफ्ट कैसे आएगा, ये वर्टिकल शिफ्ट कैसे निकालेंगे, अगर मैं इस पूरी एक्चुअल गहराई में से, वास्तविक गहराई में से अगर ये आभासी गहराई घटा दूं, यहां तक तो वास्तविक गहराई है, ये कैसी आभासी गहराई, तो वर्टिकल शिफ्ट आ जाएगा। तो वर्टिकल शिफ्ट आता है एक्चुअल गहराई में से आभासी गहराई घटाकर। तो जब मैं आपसे ऊर्ध्वाधर विस्थापन की बात करूंगा तो वास्तविक गहराई निकालकर वास्तविक में से आभासी हम घटा देंगे, तो हमारा वर्टिकल शिफ्ट ऊर्ध्वाधर विस्थापन। अभी इसके हम 3-4 क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि हम क्लास में बात क्या कर रहे हैं, हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं चीजों को। यहां देखो, जैसे क्वेश्चन बड़ा आसान सा मैं ले रहा हूं पहले आपकी क्लास में। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि पानी से भरी एक बाल्टी 24 मीटर गहरी लग रही है, 24 मीटर गहरी लग रही है, तो वास्तव में कितनी गहरी होगी, ये बताओ। पानी से भरी एक बाल्टी और पानी का जो अपवर्तनांक है वो आपको दे रखा है, हो सकता है कि नहीं भी दे, वो होता है 4/3। तो मुझे बताओ पानी से भरी बाल्टी अगर हमें 24 मीटर गहरी लग रही है तो वास्तव में कितनी गहरी होगी, ये बताना है। ए बकेट फुल ऑफ वाटर अपीयर्स टू बी
24 मीटर डीप, व्हाट इज इट्स एक्चुअल डेप्थ। तो पानी से भरी एक बाल्टी 24 मीटर गहरी लग रही है, वास्तव में कितनी गहरी होगी। पानी से भरी एक बाल्टी 24 मीटर गहरी प्रतीत होती है, इसकी वास्तविक गहराई बताइए। A bucket full of water appears to be 24 मीटर डीप, फाइंड इट्स एक्चुअल डेप्थ। अब आप अच्छे देखना, ये जो बाल्टी है हमें ये कितने मीटर गहरी लग रही है, 24 मीटर गहरी लग रही है। तो अगर ये 24 मीटर गहरी लग रही है, यानी कि आभासी गहराई दे रखी है उसने 24, तो वास्तविक गहराई तो 24 से ज्यादा ही होगी। यानी जो उसने 24 मीटर गहरी लगने का मतलब यह है कि आभासी गहराई दे रखी है 24 मीटर की, तो आपको वास्तविक गहराई बतानी है कि वास्तविक गहराई क्या होगी। तो हम यहां पे देखेंगे, तो आभासी गहराई का फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, एक्चुअल को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भाग कर दो, तो एक्चुअल कैसा आएगा, आभासी इंटू एन। तो आभासी लग रही है 24 मीटर गहरी, और पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 4/3, तो 3 8 24, 8 चौक 32, तो वास्तविक गहराई होगी 32 मीटर। यानी कम से कम आप जब ऑप्शन देखेंगे, क्या है चाहे देते कोई बात नहीं, तो एक्चुअल में उसकी गहराई 32 मीटर होगी। तो अगर आपके पास ऑप्शन होते तो शायद आपको पेन नहीं भी चलाना पड़ता। वो कई बार क्या करेगा कि वो लॉजिक चेक करने के लिए वो एक ही ऑप्शन 24 मीटर से ज्यादा कर रखेगा कि भाई 24 मीटर अगर लग रही है तो वास्तविक तो 24 से ज्यादा आनी चाहिए, तो 32 आंसर आ जाएगा। ठीक, अब इससे हम जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। एक काम करता हूं, पहले ना मैं पीडीएफ सेंड कर लेता हूं, तो इससे हम 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं। समझ लो कि वो पहले भेजे है कि नहीं पीडीएफ। एक पीडीएफ मैंने सेंड किया, इससे करते हैं। कुछ इधर सिर्फ ये जो क्वेश्चन है ये रेलवे के किसी पेपर में आया हुआ है, ठीक है। तो इसे भी आप केवल लॉजिक से लगा के करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि आपको पेन ना चलाना पड़े, है ना। ये करो, जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, इसकी टेंशन मत लेना। वैलिडिटी कब तक है विपिन तुम्हारे बैच की, पहले ये बताओ। करो क्वेश्चन ये। क्या कह रहा है, हवा में उड़ रहा एक पक्षी पानी की सतह से वायु ऊंचाई पर है, एक मछली पानी की सतह के नीचे x गहराई में है, मछली और पक्षी के बीच की आभासी दूरी कितनी है, पानी का अपवर्तनांक n है। कुंदन सिंह का सब फास्ट आंसर हमारे पास में आया है, यहां देखो।
ये बेटा हमारे पास में एक मछली है, ये x गहराई में है, और एक पक्षी उड़ रहा है, ये y ऊंचाई पर है। तो कह रहा है इन दोनों के बीच की आभासी दूरी क्या होगी। भाई एक्चुअल में दूरी क्या होनी चाहिए, ये पानी की सतह से y ऊपर है और ये x नीचे है, तो दोनों के बीच की दूरी होनी चाहिए x प्लस वाई होनी चाहिए, सीधी सी बात है। पर आप कहोगे सर x प्लस वाई तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि जो चीज एक चीज पानी में एक हवा में है, अगर आप हवा से पानी की चीज को देखोगे ना तो ये मछली आपको थोड़ी सी उठी हुई दिखाई देगी, ऊपर की तरफ को दिखेगी। पक्षी जो है जब वो मछली को देखेगा, पक्षी जब इस मछली को देखेगा थोड़ी सी उठी हुई दिखाई देगी, यानी एक्चुअल में जो मछली है मुझे वो कितनी गहराई ऊपर लगेगी। भाई इसकी वास्तविक गहराई कितनी है, x है, तो ये मुझे थोड़ी सी ऊपर दिखेगी, तो उसके मुझे आभासी गहराई निकालनी है। तो आभासी गहराई क्या होती है, एक्चुअल गहराई को आप रेफ्रेक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दो, तो इस मछली की जो वास्तविक गहराई है वो तो x है, और जिस पानी में उस पानी का अपवर्तनांक आपको n दे रखा है क्वेश्चन में, यानी मछली जो है आपको x गहराई में नहीं लगेगी, अगर आप बाहर से देखेंगे तो x बाई n में लगेगी। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये पक्षी y ऊपर है और मछली लगेगी से x बाई n अंदर, तो दोनों के बीच की दूरी क्या आएगी, y प्लस एक्स बाई एन के बराबर, y प्लस एक्स बाई एन। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी का तो बिल्कुल गलत है भाई। एक चीज बताओ, ये जो बेटा जो अंदर जो हमारे पास मछली है इसकी वास्तविक गहराई x है, तो आभासी गहराई तो कम ही आएगी ना। तो अगर कम के लिए आप n से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो, तो डिवाइड करना पड़ेगा। भाई आभासी गहराई कैसे निकालते हैं हम, एक्चुअल गहराई को रेफ्रेक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करते हैं। तो एक हवा में उड़ रहा है एक पक्षी पानी की सतह से y ऊंचाई पर है और मछली पानी की सतह के नीचे x गहराई में है, ये मछली की वास्तविक गहराई है। अब इसने आखिर इनके बीच की आभासी दूरी कितना आभास होगा, तो y ऊपर है, इसे मछली x गहराई में आभास नहीं होगी, x बाई n में आभास होगी। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आएगा। अच्छा दूसरा चीज, एक बात आप और समझना यहां पे, जैसे मैंने आपसे कहा, तो क्वेश्चन ही है हमारे पास में ये, इस क्वेश्चन में आपको बेटा वर्टिकल शिफ्ट निकालना है, और ये म्यू आपको पता है कि एन और म्यू दोनों का हम यूज करते हैं रेफ्रेक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक के लिए, और पानी का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स दे रखा है 4/3। ये क्वेश्चन करो। इसने कहा हमारे से एक स्विमिंग पूल के तल पर एक सिक्का रखा जाता है, सिक्के के प्रतिबिंब का 20 सेंटीमीटर का ऊर्ध्वाधर विस्थापन प्राप्त करने के लिए की आवश्यक ऊंचाई, पानी की आवश्यक ऊंचाई पूछ रहा है क्या होगी। ये कह रहा है कि हमारे पास एक स्विमिंग पूल है और इसके तल पर एक सिक्का रखा हुआ है, ध्यान से बेटा, इसके तली पर एक सिक्का रखा हुआ है, ये कर इस सिक्के का आपको ऊर्ध्वाधर विस्थापन कितना प्राप्त करना है, वर्टिकल शिफ्ट कितना प्राप्त करना है, 20 सेंटीमीटर का। तो अगर आपको वर्टिकल शिफ्ट 20 सेंटीमीटर का प्राप्त करना है, 20 सेंटीमीटर का, तो आपको बताओ कि जो गहराई है स्विमिंग पूल की वो कितनी होनी चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है। तो वर्टिकल जो शिफ्ट है वो आपको 20 सेंटीमीटर का दे रखा है। तो मैंने आपको बताया था अभी कि वर्टिकल शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल गहराई में से आभासी गहराई घटा दो आप। तो जो एक्चुअल गहराई पूछ रहा है कि स्विमिंग पूल में पानी कहां तक भरा होना चाहिए, ये डी है एक्चुअल गहराई, और ये यहां पर है, और इसका जो सिक्के का जो प्रतिबिंब है वो कितना ऊपर दिख रहा है, 20 सेंटीमीटर ऊपर, और यहाँ पे हमारी क्या होती है, आभासी गहराई है। तो बस आप निकाल लो, वर्टिकल शिफ्ट दे रखा है 20 सेंटीमीटर का, एक्चुअल गहराई डी डैश क्या होता है, डी बाई एन के बराबर, इधर 20 सेंटीमीटर है, डी ले ले कॉमन, 1 माइनस 1 बाई एन। ठीक, अगर देखना ये 20 सेंटीमीटर है
एक्चुअल गहराई निकालनी है, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स दे रखा है 4/3, तो 3 पहुंच जाएगा ऊपर, इधर लिखा हुआ है 20 सेंटीमीटर, ये डी लिखा हुआ है इधर, तो 4 में से 3 गए 1/4, तो डी आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर जो है इसकी एक्चुअल गहराई आ जाएगी। 80 मीटर वाले पर टिक मत लगा देना, क्योंकि जो वर्टिकल शिफ्ट था वो सेंटीमीटर में था, तो एक्चुअल गहराई भी सेंटीमीटर में ही आएगी। तो जैसे बिब नायडू, जोनी, शिखा, अमित सिंह का गलत है, बाकी का ठीक है इनमें जो 80 मीटर लिख रहा है। क्वेश्चन को समझ रहे हो? इसने कहा कि टू ऑब्टेन ए वर्टिकल शिफ्ट। वर्टिकल शिफ्ट क्या होता है भाई? सिक्का यहां पर था, वो सिक्का मुझे थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखेगा, तो सिक्का यहां पर है और इसका जो प्रतिबिंब बनेगा उसका जो वर्टिकल शिफ्ट है वो कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो जब भी आपको वर्टिकल शिफ्ट निकालना हो, जब कभी भी आपको क्या निकालना हो, वर्टिकल शिफ्ट निकालना है, आपको ऊर्ध्वाधर विस्थापन निकालना है, तो जो इस सिक्के की जो एक्चुअल गहराई थी उसमें से इसकी आभासी गहराई घटा दो। भाई गहराई हम हमेशा कहां से नापते हैं? इस यहां से, इस इंटरफेस से। जब पानी खत्म हो रहा है, हवा मिल रही है, तो यहां से हमने देखा यहां तक तो सिक्के की एक्चुअल गहराई है, और ये सिक्का मुझे थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है, तो ये इसकी आभासी गहराई है। तो इस वास्तविक गहराई में से जब हम आभासी गहराई घटा देते हैं, तभी तो यह वर्टिकल शिफ्ट आता है। तो हमारे पास में आंसर आ गया ये, ठीक। तो अगर पेपर में आपके यहां पे क्वेश्चन आ जाए कि पानी से भरी बाल्टी कम गहरी क्यों दिखाई देती है ना, इस तरह क्वेश्चन आ जाए कि पानी से भरी बाल्टी में सिक्का उठा हुआ क्यों दिखाई देता है, तो इन सब क्वेश्चन का हम आंसर बताएंगे रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। तो सिक्का यहां पर रखा हुआ था, सिक्का में थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई दे रहा है, या पानी से भरी बाल्टी कम गहरी दिखाई दे रही है, इन सब का रीजन है रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। तो हम क्लास में रिफ्रैक्शन के कुछ एग्जांपल लिखेंगे, कौन कौन सी घटनाएं ऐसी हैं जिनमें हम पेपर में रिफ्रैक्शन, अपवर्तन पर टिक लगा के आओगे, इससे क्वेश्चन आ सकता है। वो पेपर में पूछेगा सीधे सीधे, बताओ पानी से भरी बाल्टी का कम गहरा दिखना किस घटना में काम करता है? पानी से भरी बाल्टी में सिक्के का उठा हुआ दिखना किस में काम करता है? पानी से भरी बाल्टी में किसी मछली का उठा हुआ दिखना किस में काम करता है? सब ये रिफ्रैक्शन, अपवर्तन की वजह से है कि लाइट जब मीडियम चेंज कर रही है, पानी से लाइट हवा में जा रही है, जब लाइट मीडियम चेंज कर रही है, तो उस वजह से सिक्के की जो इमेज है वो जहां पर सिक्का होना चाहिए वहां ना दिखकर थोड़ा सा ऊपर दिख रही है। तो अब हम लिखेंगे इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन के प्रभाव। इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन के प्रभाव। प्रकाश के अपवर्तन के प्रभाव। तो पहले लिखेंगे इसके अंदर हम a bucket full of water, a bucket full of water appears to be less deep than actually it is। हिंदी में लिखेंगे पानी से भरी बाल्टी का उसकी वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखना। पानी से भरी बाल्टी का पानी से भरी बाल्टी का पानी से भरी बाल्टी का अपनी वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखना। पानी से भरी बाल्टी कम गहरी क्यों दिखती है, या पानी से भरी टंकी कम गहरी क्यों दिखती है ना? इसका आंसर ये होगा। आगे लिखेंगे upward appearance of a coin inside a
वाटर फिल्ड बकेट, पानी से भरी बाल्टी में किसी सिक्के का उठा हुआ दिखना। पानी से भरी बाल्टी में किसी सिक्के का उठा हुआ दिखना। पानी से भरी बाल्टी में किसी सिक्के का उठा हुआ दिखना। पानी से भरी बाल्टी में किसी सिक्के का उठा हुआ दिखना। अब जोड़ने के पेपर में पानी से भरी बाल्टी में सिक्के के उठे हुए की बात करें, वो ये भी कह सकता है कि पानी से भरी बाल्टी में किसी नींबू का उठा हुआ दिखना, या पानी के अंदर किसी मछली का उठा हुआ दिखना। तो सबका सेम ही आंसर है, ठीक है। अच्छा, एक इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो जहां पर भी आपको मीडियम चेंज होता हुआ दिखे, जैसे मैंने कहा कि पानी की जो सिक्का था वो पानी के अंदर रखा हुआ है, देखा आप उसे बाहर हवा से रहे हैं, तो सिक्के से चलने वाली लाइट पानी से हवा की तरफ जा रही है, मीडियम चेंज हो रहा है, तो सिक्का थोड़ा उठा हुआ दिख रहा है, या तली उठी हुई दिख रही है। तो जहां पर भी मीडियम चेंज होता हुआ दिखे, आंसर होता है हमारा रिफ्रैक्शन। ऐसे आपने अगर कभी ध्यान दिया हो, आपके पास एक कांच का गिलास है और उसके अंदर आपने ऐसे पानी भर रखा आधे गिलास में, ऊपर हवा है, अंदर पानी है आधे में, और यहाँ पे आप कोई पेंसिल छोड़ देना, तो पेंसिल थोड़ी सी आपको बेंड दिखती है, मुड़ी हुई दिखती है। जहां पे मीडियम चेंज हो रहा है, आधे से पानी है और आधे में हवा है, तो पेंसिल का आधा हिस्सा पानी में आधा हवा में, तो जहां पर ये इंटरफेस बनेगा, जहां पे बाउंड्री बनेगी, जहां पानी खत्म होकर हवा आ रही है, वहां पे हल्का सा बेंडिंग दिखती है। तो पेपर में अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि पानी से भरी बाल्टी में किसी पेंसिल का, किसी डंडी का मुड़ा हुआ दिखना, तो वहां पे भी आंसर क्या होगा हमारा रिफ्रैक्शन, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है वहां पर भी। लिखेंगे बेंडिंग ऑफ ए स्टिक inside a water filled bucket। पानी से भरी बाल्टी में किसी छड़ का मुड़ा हुआ दिखना। पानी से भरी बाल्टी में किसी छड़ का मुड़ा हुआ दिखना। पानी से भरी बाल्टी में किसी छड़ का मुड़ा हुआ दिखना। ठीक, फोर्थ पाएंगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है फोर्थ पॉइंट, ये हर साल आता है किसी न किसी पेपर में। इसे लिखेंगे महा इंपॉर्टेंट, लिखेंगे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तारों का टिमटिमाना। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारों का टिमटिमाना। तो बेटा जो तारे आपको रात को टिमटिमाते हुए दिखते हैं, वो भी रिफ्रैक्शन की घटना पे काम करते हैं, इसे थोड़ा समझ भी लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है। तो ये अर्थ है, हमारी धरती माता है, और अर्थ के चारों तरफ बेटा ये एटमॉस्फेयर है, वातावरण है ना। एटमॉस्फेयर किससे मिलकर बना है? गैसों से। धूल के कण भी हैं इसमें, ठीक। और आप यहां कहीं छत पे खड़े हैं अपनी, और ये कहीं अंतरिक्ष में दूर एक तारा है, ठीक। अब आपको इस तारे को देखना है, तो आपको समझना है कि हमें कोई चीज दिखती कब है। तो हम सभी को पता है, अगर किसी चीज से चलने वाली लाइट, किसी वस्तु से निकलने वाला प्रकाश अगर हमारी आंख तक पहुंच जाए तो हमें दिखने लगेगी। अब मान लो तारा जो है, इससे लाइट प्रकाश निकला, अब इस तारे का प्रकाश बेटा चल रहा है, कहां जा रहा है? अंतरिक्ष में। तो जब तक इस तारे का प्रकाश अंतरिक्ष में चल रहा है, स्पेस में चल रहा है, तो अंतरिक्ष में तो वैक्यूम है, निर्वात है, खाली जगह है, तो इस तारे का प्रकाश बिल्कुल एक सीधी रेखा में चल रहा है। लेकिन जैसे इस तारे का प्रकाश निर्वात से हमारे एटमॉस्फेयर वातावरण में जाएगा, आपको पता भाई वैक्यूम के मुकाबले जो एयर है ये ज्यादा डेंसर मीडियम है, सघन माध्यम है। वैक्यूम का अपवर्तनांक 1 था, इसका कितना था? 1.0003। तो इसका थोड़ा सा ज्यादा है, यानी कि जैसे ही ये लाइट जाएगी हमारे वैक्यूम से एटमॉस्फेयर में, यानी कि विरल माध्यम में, सघन माध्यम में, लाइट थोड़ा सा अंदर की तरफ को बेंड हो जाएगी। अभी लाइट मेरी आंख में पहुंच गई, लेकिन हमारे दिमाग को तो हमेशा ये लगता है कि प्रकाश तो सीधी रेखा में चलता है, तो मेरी आंख में जो लाइट पहुंचेगी तो मुझे वास्तव में लगेगा कि प्रकाश आ कहां से रहा है। मुझे लगेगा कि एक्चुअल में जो लाइट है ना, वो इस वाले पॉइंट से आ रही है। हमें कभी ऐसा नहीं लगता कि लाइट बैंड होती है, हमें लगता है कि लाइट तो हमेशा सीधी रेखा में ही चलती है। तो ये लाइट जैसी अंतरिक्ष से हमारे वातावरण में गई, इसने अपना मीडियम बदला, तो वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और हवा का होता है 1.0003। तो लाइट जैसे जाएगी वैक्यूम से एयर में, तो ये
विरल माध्यम से जा रही है सघन में, रेयर से जा रही है डेंसर में, तो लाइट अंदर को बेंड हो गई, तो लाइट मेरे आंख में पहुंची, तो मैंने जब पीछे की तरफ को बढ़ाया तो मेरी लाइट आ रही है यहां से। यानी एक्चुअल में जहां से मुझे प्रकाश आते हुए दिखेगा, ये बेटा ये तारा नहीं है एक्चुअल में, ये तारे की इमेज, जिसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है मुझे। यानी कि जब आप किसी तारे को देखते हो एक्चुअल में तारा नहीं दिखता आपको, उस तारे की इमेज दिख रही होती है। दूसरा, ये तारे बहुत दूर है हमारे से, बिल्कुल एक पॉइंट है, यानी तारे की जो इमेज दिखेगी बिल्कुल एक पॉइंट, एक बिंदु के जैसे दिखेगी। तारा बिंदु के जैसे तो दिखता है हमें। अब हमारे एटमॉस्फेयर में जो हवाएं हैं, ये जो एयर है, ये तो हिलती रहती हैं। अब इनके हिलने की वजह से क्या होगा, इनकी जो फिजिकल स्टेट बदलती रहती है, एटमॉस्फेयर की हिलता रहता है, तो इस तारे की जो इमेज बनी ये भी हल्की हल्की हिलती रहेगी। तो इसलिए आपको तारा जो दिखेगा टिमटिमाता हुआ दिखेगा, कि उसकी जो इमेज बन रही है वो आपको उसमें रैंडम और रैपिड चेंज दिखाई देंगे। क्योंकि जैसे वो लाइट जो आ रही है वो वैक्यूम से हमारे वातावरण में आ रही है, और वातावरण में आने से लाइट ने मीडियम बदला, तो उसकी इमेज मुझे कहीं और दिखी। तो पॉइंट यहां पर था, उसकी इमेज मुझे किसी और जगह दिख रही है। वो इमेज भी तो एक बिंदु की जैसी होगी, और एटमॉस्फेयर के हिलने से क्या होगा, ये जो इमेज है भी आपको हिलती हुई दिखाई देगी। हम कहेंगे तारा टिमटिमा रहा है। अगर पृथ्वी के ऊपर एटमॉस्फेयर वातावरण ना होता तो तारे का प्रकाश सीधे चल के मेरी आंख में पहुंचता। तो एक तो तारा जहां पर है बिल्कुल वहीं के वहीं दिखता, और इसकी जो भी तारा जो मुझे दिखता वो बिल्कुल एक पॉइंट के जैसे दिखता, चमकते हुए, बिल्कुल भी हिलता हुआ ना दिखता, बिल्कुल भी टिमटिमाते हुए ना दिखता। अगर आप जब अंतरिक्ष यान में बैठकर, किसी स्पेसशिप में बैठकर अगर आप पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाओ, और जब आप ऊपर मुंह उठा के देखते हैं तो हर तारा बिल्कुल आपको एक बिंदु की तरह बिल्कुल बेहतरीन चमकते हुए दिखता है, वहां पर टिमटिमाहट नहीं दिखाई देती। अब चांद के ऊपर खड़े हो, चांद के ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं है, वहां से तारे आपको टिमटिमाते हुए दिखेंगे, बिल्कुल पॉइंट के जैसे दिखाई देंगे। ये टिमटिमाहट केवल कब दिख रही है, जब लाइट अपना मीडियम चेंज कर रही है, तो उस वजह से हो रहा है कि लाइट जा रही है एयर से, वैक्यूम से एयर में, उसने मीडियम चेंज किया तो क्या हो गया, एक तो मैं जहां पे तारा था वहां नहीं दिखेगा, कहीं और दिखेगा। एटमॉस्फेयर की फिजिकल स्टेट बदलने से इसकी इमेज में भी फर्क आएगा, तो इसलिए आपको टिमटिमाहट दिखाई देगी। ठीक है, तो पेपर में भाई सबसे पहली क्लास में बता रखा आशु कुमार, सबसे पहली क्लास देखो। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे तो तारों का जो टिमटिमाना है, जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार से किस पे काम करता है, रिफ्रैक्शन पे। इसमें भी पूरा अगर आपको नाम लिखा मिलेगा, वो लिखा मिलेगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वायुमंडलीय अपवर्तन। तो पूरा आपको लिखा मिलेगा इसमें वायुमंडलीय अपवर्तन। ये होता है हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से अपवर्तन हो तो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है, वातावरण में आने पर मीडियम चेंज हो रहा है ना। ठीक है, लेकिन जो आपको बड़ा टिमटिमाहट जो है ना, ये सूर्य वगैरह में नहीं दिखेगी, क्योंकि सूर्य तो हमारे नजदीक है ना। तो सूर्य तो जो है ये तो बड़े साइज का है, तो कोई पॉइंट के थोड़ा दिख रहा है सूरज। इस सूरज को तो आप अरबों खरबों पॉइंट से मिला बांध सकते हो। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हल्का टिमटिमारा आगे पीछे हो रहा है, ये भी आगे पीछे हो रहा है, ये भी आगे पीछे हो रहा है, सारे पॉइंट, तो ये कंबाइंड इफेक्ट आपको एक ही जैसा दिखेगा। इतने बड़े ऑब्जेक्ट में नहीं आपको पता चलेगा। ये जो पॉइंट ही हल्का फुल्का सा आगे पीछे, जो एक पॉइंट वाली जो इमेज बनी, वो पॉइंट इमेज हल्की फुल्की से डिफ्लेक्ट होगी, उसमें आपको असर दिख जाएगा लगी। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में जैसे प्लेनेट ग्रह में नहीं दिखेंगे टिमटिमाते हुए, आपको सूर्य नहीं दिखेगा टिमटिमाते हुए। ठीक है, अब दूसरी चीज, पांचवें पॉइंट पर आते हैं हम। फिफ्थ पॉइंट पर देखो, अगर आप सुबह सुबह अपनी छत के ऊपर जाओ और घर वाले कहेंगे भाई आज सूरज कितने बजे उगा, वो टाइम आप नोट करके आओ, है ना, सूरज कितने बजे उगा। तो आप छत पे खड़े हो गए सुबह 3 बजे ही, और आपको सनराइज होते ही टाइम को नोट करना है। तो वो टाइम कैसे नोट करेंगे आप, पहले आप ये समझो कि सूरज जो है वो उगा हमें पता कैसे चलता है। आप कहीं धरती पे खड़े हो जाओ और कहीं ऐसी जगह खड़े हो जाओ जहां दूर तक खाली जगह हो, और बहुत दूर तक आप देखेंगे तो आपको बहुत दूर जाके धरती और आकाश मिलते हुए दिखेंगे। अगर आप एक खुली स्थान पे खड़े हो गए तो बहुत दूर तक देखना, आपको धरती आकाश मिलते हुए लगेंगे। जहां पर आपको धरती आकाश मिलते हुए लगते हैं उस जगह को हम बोलते हैं होराइजन, क्षितिज, जहां धरती आकाश मिलते हुए लगे। तो जहां पर आपको धरती आकाश मिलते हुए लग रहे हैं, अगर उस लाइन के नीचे सूरज है तो हमारे लिए छिपा हुआ है, होराइजन से नीचे, होराइजन के ऊपर है तो हमारे लिए उगा हुआ है। आप छत पे खड़े थे तो जैसे आपने देखा कि सूरज होराइजन के ऊपर आया, आपने देखा भाई सन तो राइज हो गया, ये सूर्य का प्रकाश आपके आंख में पहुंचा, तो आपने नोट कर लिया कि भाई आज सूरज जो है 5:02 पे उगा है, आपने टाइम नोट करके लिख लिया। लेकिन आपको पता है, अगर सूरज आपको दिख गया 5:02 पे उगा है, वास्तव में सूरज जो है 5:04 पे उगेगा। डेली सूर्य आपको उसके उगने से भी 2 मिनट पहले दिखने लगता है। सनराइज भी नहीं हुआ, उसके उगने से ही 2 मिनट पहले दिखने लगता है। जैसे अभी सूरज है यहां पर, और लेकिन आपको थोड़ा सा उठा हुआ यहां पे दिख रहा है, जैसे पानी की बाल्टी के अंदर आपको उसकी तली उठी हुई दिखती है, सिक्का उठा हुआ दिखता है। जैसे लाइट अपना मीडियम चेंज करती है, भाई सूर्य का प्रकाश अंतरिक्ष से कहां रहा, हमारे वातावरण में, तो ऐसे सन जो है अभी है नीचे ही होराइजन के, आपको यहां दिख रहा है, जबकि उसे यहां से यहां तक आने में 2 मिनट का समय और लगेगा।
जैसे पानी के अंदर की मछली उठी हुई दिखती है, सिक्का उठा हुआ दिखता है, तली उठी हुई दिखती है, तो अभी होराइजन के नीचे है, सूरज पर आपको यहां दिखने लगेगा। आप सोचोगे सूरज तो उग गया, जबकि उसे यहां तक आने में 2 मिनट और लगने हैं। जब सूरज वास्तव में यहां पहुंच जाएगा तो आपको यहां पर दिखाई देगा, जब यहां होगा तो यहां पर दिखेगा। यानी कि सूरज जो है उसकी जो भी एक्चुअल पोजीशन है उससे आपको ऊपर दिखता है। जब यहां पर होता तो यहां दिखता है, जब एक्चुअल में यहां पहुंचेगा तो यहां दिखेगा, जब एक्चुअल में यहां होगा तो यहां पर दिखेगा। तो सूरज का उसके एक्चुअल पोजीशन से ऊपर दिखना या सूरज का उसके उगने से भी पहले दिख जाना, यही काम वो शाम को भी करता है। शाम को सूरज छिप चुका है, शाम को सूरज छिप गया है, लेकिन अभी भी थोड़ा उठा हुआ आपको यही दिखता रहेगा। आप सोचोगे सूरज तो अभी छिपा ही नहीं है। तो डेली सूर्य हमें उसके उगने से भी 2 मिनट पहले दिखता है और छिपने के भी 2 मिनट के बाद तक दिखता रहता है। तो इसमें लास्ट लिखेंगे रिफ्रैक्शन में, अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट। अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट, सूर्य का उसके वास्तविक समय से पहले उगना, सूर्य का उसके वास्तविक समय से पहले उगना और छिपने के भी बाद तक दिखाई देना। सूर्य का उसके वास्तविक समय से पहले उगना लिख लो। हिंदी वाले जगह नहीं बन रही, मेरा हाथ से लिखा नहीं जाएगा, चलो कोशिश करते हैं। सूर्य का उसके, एक तो ज्यादा हाइट होने का भी नुकसान है, सूर्य का उसके वास्तविक समय से पहले उगना और छिपने के बाद भी दिखाई देना। अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट। अब उनसे क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, अब आपको ये क्वेश्चन करना और किसी को भी गलत नहीं करना है ना, बहुत ध्यान से पढ़ लेंगे से। ये रिफ्रैक्शन के एग्जांपल सारे इंपोर्टेंट है, पेपर में आते हैं ये करो। इसे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इनमें से कौन वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण नहीं है। तो किस घटना का रीजन जो है रिफ्रैक्शन अपवर्तन नहीं है। तो पहले लिखा है सन अपियरिंग रेड एट सनसेट, सूर्य सूर्यास्त के समय लाल दिखता है। भाई ये तो मैंने आपको रिफ्रैक्शन में पढ़ाया ही नहीं है। सुबह सूरज और शाम को, सुबह सूर्य और शाम को लाल दिखता है, ये बेटा हम बात पढ़ेंगे स्कैटरिंग पर किरणन में। ये रिफ्रैक्शन की वजह से नहीं है। तारों का टिमटिमाना बिल्कुल ठीक बात है। सूरज का उसकी एक्चुअल हाइट से ऊपर दिखना, सूरज का उसके उगने से भी पहले दिखना, ये सब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। तो यानी कि ये तो सब रिफ्रैक्शन की वजह से है। लेकिन सुबह और शाम को सूर्य का लाल दिखाई देना, ये तो हमने आपको पढ़ाया ही नहीं है। भाई बहुत सारे बच्चे सी क्यों लगा रहे हैं ठीक। अभी तो मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले ही कि सूरज जो है उसकी वास्तविक ऊंचाई से ऊपर दिखता है, इसलिए अपने उगने से भी 2 मिनट पहले दिखने लगता है। ये सब रिफ्रैक्शन की वजह से तो है ऊपर दिखना। तो ये चाहे तारों का टिमटिमाना हो, चाहे सूरज का अपने उगने से पहले दिखना हो, ये सब किसकी वजह से है दोनों? ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से। तो सूरज अपने उगने से पहले दिख इसीलिए रहा है क्योंकि थोड़ा सा अपने अभी है होराइजन से नीचे, क्षितिज से नीचे, पर थोड़ा उठा हुआ दिख रहा है। तो सूरज अपनी एक्चुअल हाइट से ऊपर दिखने की बात कहे, सूरज का उसके उगने से भी पहले दिखने की बात कहे, या तारों का टिमटिमाने की बात करे, ये सब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से है। पर सुबह शाम को सूरज लाल दिखाई दे रहा है, ये हम स्कैटरिंग पर किरणन वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। उसका आंसर ये नहीं है, तो उसका आंसर बनेगा ए ऑप्शन। आप लोग बताने के बाद थोड़ी देर में गलत कर दे रहे हो भाई। राजन वर्मा, शेखर यादव, अरे अभी तो बताया 2-3 मिनट में मैंने कहीं जिक्र किया इस चीज का कि सूरज का सूर्यास्त या सूर्योदय के समय लाल दिखना। लाल पीले की तो हमने बात ही नहीं की अभी तो हम बात केवल पोजीशन की कर रहे हैं
कि तारा यहां पर है लेकिन थोड़ा सा ऊपर को दिख रहा है, टिमटिमा रहा है क्योंकि पॉइंट के बराबर है, एटमॉस्फेयर हिल रहा है तो उसकी इमेज भी हिल रही है। एक मैंने बताया कि सूरज होराइजन से नीचे थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है ना। या फिर अपने उगने से पहले, ये सारे रिफ्रैक्शन में तो पढ़े भी हमने, लाल पीले की तो कोई बात ही नहीं हुई। ये करो, इसने लिखा है, यहां से पढ़ना हिंदी वाले बच्चे, एक पानी की टंकी उथली दिखाई देती है जब इसे ऊपर से देखा जाता है। तो पानी की टंकी का उथला हुआ दिखाई देना, यानी कि टंकी का उथला दिखने का मतलब समझ रहे हो, इसमें तली जो है थोड़ी सी उठी हुई दिख रही है, ऊपर को दिख रही है। तो पानी से भरी बाल्टी का कम गहरा दिखना, या टंकी का उथला हुआ दिखाई देना, या सिक्के का उठा हुआ दिखना, है ना। ये सब का आंसर क्या है? रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। मैं इतने आराम आराम से बता रहा हूं भाई, समझने की कोशिश किया करो इन चीजों को। मैं सोचा था कि आज तुम्हें क्रिटिकल एंगल वगैरह भी बता देते, पर हो नहीं पाया भाई मामला। इस वाले में तो नहीं है कोई, इस पीडीएफ में नहीं है, ठीक है। तो अब हम एक बार मैं आपको रिफ्रैक्शन के 5 फेमस क्वेश्चन बता देता हूं। अभी केवल आप सुनेंगे, कोई बच्चा भी कमेंट नहीं करेगा। मैं 5 पॉइंट खुद से बोलूंगा और फिर हल्का सा पोज लेके आंसर भी खुद से बताऊंगा। बस आपको ये समझना है कि क्या मेरे आंसर जब मैं पोज ले रहा था उस दौरान आपके दिमाग में वो एक्चुअल में वही आंसर आ गया था कि जो मेरे दिमाग में आया है ना। तो आपको बताना कि आपके 5 में से क्या स्कोर रहा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, अगर पेपर में आपसे कह दे कि लाइट जब एक से दूसरे मीडियम में जाती है, जिस घटना को हम रिफ्रैक्शन, अपवर्तन कहते हैं, तो लाइट जब मीडियम चेंज करेगी तो लाइट के वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जो चेंज नहीं करेंगी। तो हमें पता है कि लाइट जब मीडियम चेंज करेगी तो क्या नहीं बदलेगा? कलर एंड फ्रीक्वेंसी। इसके अलावा कुछ भी दिख जाएगा तो बदल जाएगा। तो जो बदल जाएंगे उन्हें याद करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो वेवलेंथ हो, चाहे वो स्पीड हो, चाहे वो इंटेंसिटी हो, सब कुछ बदलेगा। कोई आपसे पूछ ले कि लाइट जो है एक से दूसरे मीडियम में गई, मीडियम चेंज किया, मीडियम चेंज करते समय हम कौन सा नियम अप्लाई करते हैं? तो जब लाइट मीडियम चेंज करती है तो हम लगाते हैं स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम, साइन आई अपॉन साइन आर इजकल टू N2 अपॉन N1। ये बेसिक फॉर्म है। इसी को हमने थोड़ा सा आगे बढ़ाया था, इसी को हमने V1 अपॉन V2 भी लिखा था, और इसी को हमने लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 भी किया था, और इससे हमने कुछ न्यूमेरिकल भी किए थे। ऐसे अगर कोई हमारे से पूछ ले कि एक पानी की बाल्टी 12 मीटर गहरी है तो कितने मीटर गहरी लगेगी, उसकी आभासी गहराई बताओ, तो आभासी गहराई हम इस वाले फॉर्मूले से बता देंगे, D/N से। ये आपको दिमाग में आ गया होगा। अब बस आपको पॉइंट बताने कितने आपके सही आंसर हुए। पेपर में अगर हमारे से कोई क्वेश्चन पूछ ले कि लाइट जो है अलग अलग मीडियम में चल रही है तो किस मीडियम में सबसे तेज चलेगी, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक सबसे कम होता है, उस मीडियम में लाइट तेज चलती है, क्योंकि जिसका अपवर्तनांक कम होगा वो विरल माध्यम होगा, रेयर होगा, उसमें लाइट की स्पीड आएगी ज्यादा। और किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड निकालने के लिए हमारे पास एक ये फॉर्मूला है कि अगर आपको लाइट की स्पीड पानी में निकालनी है तो C की वैल्यू को पानी के ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भाग कर देंगे। कोई हमारे से पूछ ले कि पानी से भरी बाल्टी में कोई मछली हमें उठी हुई दिखाई दे रही है, ये प्रकाश से किस घटना की वजह से होता है? रिफ्रैक्शन, अपवर्तन की वजह से हो रहा है। मछली का उठावा दिखना हो, या सिक्के का उठावा दिखना हो, पेंसिल का मुड़ावा दिखना हो, तारों का टिमटिमाना हो, सूरज का ऊंचाई पर ज्यादा दिखना हो, या जल्दी उगना हो, ये सब रिफ्रैक्शन के एग्जाम्पल हैं। तो जो इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन है ये भी हमें एकदम बिल्कुल रटे होने चाहिए। इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन, अगर हम इसमें एक 6 पॉइंट और ले लें तो आज हमने क्या पढ़ा था कि प्रकाश की जो चाल है, अलग अलग जो रंग है, किसी मीडियम में हर रंग की स्पीड सेम नहीं होती। अगर मैं किसी मीडियम की बात करूं तो किसी मीडियम में लाल रंग सबसे तेज भागता है, लाल रंग की स्पीड ज्यादा होती है, और बैंगनी रंग की जो स्पीड है वो सबसे कम होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि लाल रंग की स्पीड ज्यादा इसलिए है क्योंकि किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक लाल रंग के लिए कम होता है और बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक ज्यादा होता है। तो बैंगनी रंग के लिए माध्यम सघन बन जाता है, इसलिए बैंगनी रंग जो है वो धीरे चलता है। तो 6 में से कितने पॉइंट आपको क्लियर है आपको बताना है। क्या स्कोर रहा आप लोगों का? क्या मेरे बोलने से पहले पहले
आपके दिमाग में आंसर बन रहे थे कि नहीं बन रहे थे? आर्यवसन में अब इसे पढ़ के आना। कल की क्लास में हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ेंगे, जहां पर हमें क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण पढ़ना है, उसके न्यूमेरिकल भी करने हैं। तो उसमें भी हम स्नेल का नियम यूज करेंगे, ठीक है। नवनीत कह रहे हैं 6, शुभम के 5, अनिकेत 4, योगेश कुमार जी के 6, अशोक, अमित, रामपाल कह रहे सारे, हुसैन, शुभम। अरे बात यह है, अगर आपने 6 के 6 क्लियर हो गए तो सही है मामला। बस वो बात अलग है कि आपको एक तो इस पर न्यूमेरिकल करना आना चाहिए, अलग अलग मीडियम में स्पीड निकालने वाला, ये गहराई वाला, आभासी गहराई वाला निकाल सकते हैं आप, है ना, ये कुछ। चलो बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आज जो है स्टार्ट नहीं कर पाएंगे हम। अच्छा, किसी बच्चे को डाउट हो तो बताओ। अब हम आपको जो फालतू के जो कमेंटबाजी होती है, जब चलती क्लास में कर रहे होते हैं, वो हम ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी समय बचा हुआ है 5-7 मिनट, है ना। हमने पहले बताया था कि जो ALP CBT 1 है उसमें तो सारे टॉपिक पढ़ने हैं आपको, और जो ALP का जो CBT 2 है, जो बच्चा बार बार पूछ रहा था, उसमें फिजिक्स के जितने टॉपिक हैं वो सारे हो जाएंगे। एक आज जो ड्राइंग का है वो आपको करना पड़ेगा खुद से, ठीक है, बाकी सारे हो जाएंगे। टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पूरा सिलेबस हो जाएगा, पूरा का पूरा। ग्रुप डी का पूरा सिलेबस हो जाएगा, NTPC का पूरा हो जाएगा। टेक्नीशियन जो ग्रेड 1 है उसमें भी फिजिक्स के सारे टॉपिक हो जाएंगे, केवल जो टेक्निकल वाला पार्ट है वो करना पड़ेगा खुद से। उसके लिए मैंने आपको पहले से बोल दिया था कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए आप राजकुमार सर का बैच ले सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा ही टॉपिक हैं टेक्नीशियन ग्रेड 1 में, टेक्निकल वाले बहुत ज्यादा, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल बहुत ज्यादा मात्रा में है। तो जिस बच्चे ने उसी के अंदर ही किया होगा ना इंजीनियरिंग या डिप्लोमा, तो वही झेल पाएगा उन चीजों को। क्वेश्चन 11 बता दे दोबारा से। क्वेश्चन नंबर 11 कौन सा था भाई? इतना ये बताया तो था कि पानी से भरी टंकी कम गहरी क्यों दिखती है। ये तो मैंने आपको यहाँ पे बताया भी था बना के। पानी से भरी टंकी कम गहरी दिखती है, यानी कि जो टंकी की तली यहाँ है, उठी हुई यहाँ दिख रही है, तो रिफ्रैक्शन अपवर्तन के स्वर। आप लग रहा लेट आयो सर, मेरी 1 आई खराब है, मेडिकल में प्रॉब्लम तो नहीं होगी? तो भाई वो आप देख लो ना किस चीज की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें मेडिकल स्टैंडर्ड क्या मांग रखा है तो वो देखना पड़ेगा आपको। ग्रेड 3 का मैंने बता दिया पूरा हो जाएगा। कितना देर स्टडी करें, ऐसे फालतू के टाइम पास क्वेश्चन नहीं पूछने। टीचर के लिए कर रहे हैं बढ़िया। सन तो वाटर में नहीं है फिर भी ऊपर उठा हुआ। अरे वाटर में नहीं है तो सन कहां पे? वैक्यूम में सन की लाइट चल रही है, वैक्यूम से। और कहां जा रही है? एटमोस्फेयर में। मीडियम चेंज हो रहा है वहां पे। चलो आज के लिए तो रखते हैं, बाकी मिलेंगे कल। कल खत्म करेंगे TIR को।